15 दिसंबर 2025 संभल डिस्ट्रिक्ट के चंदोसी में पतरुआ रोड ईदगाह। सुबह का वक्त था। लोग अपने काम पर निकल रहे थे। बगल के नाले से बहुत तेज बदबू आ रही थी। हालांकि ये चीज नॉर्मल है कि नाले से बदबू आती है, लेकिन ये बदबू बहुत अजीब सी थी। तभी रास्ते से गुजरने वाले कुछ लोगों ने नोटिस किया कि आसपास कुछ कुत्ते मंडरा रहे हैं और वहां पड़ी कुछ पॉलीथीन्स को नोच रहे हैं। पहले ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे आसपास बदबू और फैलने लगी तो कुछ लोगों को ये चीज अजीब लगती है और बात समझ आने लगी कि मामला नॉर्मल नहीं है। तब लोगों की भीड़ जमा होने लगी। वहीं के लोकल्स ने इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया। कुछ ही देर में कोतवाली चंदोसी पुलिस मौके पर पहुंचती है। फिर पुलिस ने जैसे ही पॉलीथीन्स खुलवाई, वहां मौजूद हर इंसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। पॉलीथीन के अंदर एक आदमी का धड़ था, न सिर न हाथ पैर, सिर्फ कमर से लेकर छाती तक का हिस्सा। अब बॉडी की हालत देखकर पुलिस को समझ आ गया था कि ये कोई सिंपल डेथ नहीं है, बल्कि सोच समझकर की गई हत्या है। अब पुलिस और भीड़ के सामने एक सवाल खड़ा था कि आखिर ये बॉडी है किसकी। और पहचान करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सिर नहीं था, हाथ पैर नहीं थे और मौके पर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी नहीं मिला था जिससे तुरंत क्लैरिटी हो सके। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और पूरे एरिया को सील कर दिया गया। फोरेंसिक टीम आती है, डॉग स्क्वाड को काम पर लगा दिया गया और आसपास के हर रास्ते को स्कैन किया जाता है। कुछ दिन बाद पोस्टमार्टम में डॉक्टर्स ने जब बॉडी को डिटेल के साथ एग्जामिन करना शुरू किया, तब लेफ्ट आर्म के ऊपरी हिस्से पर एक नाम लिखा था, राहुल। बस यहीं से एक नया मोड़ आ गया। फिर पुलिस ने आसपास के जितने भी चौकी और थानों में राहुल नाम के मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट्स लिखी गई थी, जब उनको देखना शुरू किया तब पता चलता है कि एक राहुल की मिसिंग रिपोर्ट चंदोसी कोतवाली में लिखी गई थी, जो कि उसकी बीवी ने लिखवाई थी। यहीं पुलिस को कुछ ऐसा पता चलता है जिससे 15 दिसंबर की वो एक आम सुबह इस शहर के लिए सिर्फ एक लाश का मिलना नहीं था, बल्कि एक घर के अंदर हुए उस धोखे का सच था, जो नाले से निकलकर पूरे शहर को सोचने पर मजबूर करने वाला था। स्टेप इनटू द स्टोरी। आई एम विवान and you are watching 24 नवंबर 2025 चंदोसी के मोहल्ला चुन्नी की रहने वाली रूबी सीधा कोतवाली चंदोसी पुलिस स्टेशन पहुंची। काउंटर पर बैठे पुलिस ऑफिसर के सामने उसने बेहद ही शांत आवाज में कहा, सर, मेरे पति राहुल कुमार 18 नवंबर की रात से लापता हैं। उस दिन जब वो घर से निकले थे, उसके बाद न वो घर लौटे हैं और न किसी को नजर आए हैं। मैंने भी उन्हें हर जगह ढूंढा, फोन भी बार बार लगाया, लेकिन अभी तक उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। वर्डिंग बिल्कुल क्लियर थी। 18 नवंबर को वो मिसिंग थे और 24 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज करवाई जा रही थी। रूटीन प्रोसेस फॉलो किया गया। राहुल का नाम, उम्र, पहने हुए कपड़े, लास्ट सीन डिटेल्स, यानी सब कुछ लिखा गया। लेकिन इसके बावजूद इस केस को उस वक्त इतना सीरियस नहीं लिया गया। वजह बिल्कुल साफ थी। रूबी एक बार रिपोर्ट लिखवा कर चली गई थी। न वो रोज थाने के चक्कर लगा रही थी, न रोज होकर सवाल पूछ रही थी और किसी तरह का प्रेशर भी क्रिएट नहीं किया। इसलिए ये मिसिंग रिपोर्ट सिस्टम में एक और नई एंट्री बनकर सिर्फ दाखिल हुई थी। 35 साल का राहुल कुमार, जो कि एक बहुत मेहनतकश इंसान था। शुरुआती समय में उसकी जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। वो राजमिस्त्री का काम करके अपनी जिंदगी बसर कर रहा था, लेकिन फिर भी कभी उसने मेहनत करने से भागना नहीं सीखा था, जिसके चलते उसने अपना खुद का कारोबार शुरू किया, जो कि वहीं के लोकल मार्केट में जूतों का छोटा मोटा कारोबार था, जिससे उसे एक नई पहचान मिली। कमाई सीमित होने के बावजूद सभी की तरह उसका भी यही सपना था कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सके और एक स्टेबल फ्यूचर हो। तो फिर राहुल ने शादी करने का सोचा और उसकी मुलाकात हुई लगभग 20 साल की एक लड़की से, जिसका नाम था रूबी, जिसका परिवार भी वहीं चुन्नी मोहल्ले में रहता था। और उन दोनों की लगभग 12-13 साल पहले लव मैरिज हो जाती है। फिर राहुल एक मकान लेता है जो उसकी ससुराल से कुछ ही कदम पर था। शादी के बाद दोनों एक साथ रहना शुरू करते हैं। समय बीतता गया और जैसा होता है, शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो इसलिए अब राहुल और भी फिक्र से अपना काम करने लगा। मतलब पूरी तरह से अपने काम में बिजी हो गया। 1-2 साल के अंदर उसके घर में खुशियां आनी शुरू हुई। उसके घर में एक बेटे का जन्म होता है और वो पिता बन जाता है, जो कि अब एक छोटी बेटी 10 साल की है और बेटा 12 साल का, जिससे ये साफ दिखता है कि उसका परिवार
एक परफेक्ट फैमिली बन गई थी। राहुल बाहर मार्केट में काम करता था और उसकी बीवी घर संभालती थी। आस पड़ोस के लोगों को भी लगता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन इसी परफेक्ट सी दिखने वाली फैमिली की जिंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव आने लग गए थे। लेकिन बदलाव अचानक नहीं आते, बल्कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो धीरे धीरे एक बड़ा रूप लेते जा रहे थे, जिसके चलते राहुल और रूबी के बीच बढ़ते हुए झगड़े दिखाई देते। छोटी सी बातों पर ही बढ़ती हुई टेंशन पड़ोसियों को भी कभी कभी दिखती थी, लेकिन जैसा होता है उन्होंने भी खास ध्यान नहीं दिया। शादीशुदा जिंदगी में पति पत्नी के बीच में झगड़े कोई खास बात नहीं होती। पड़ोसियों ने भी यही सोचा था। वक्त के साथ सब ठीक हो ही जाता है, लेकिन अंदर कुछ और भी पल रहा था। भरोसे की जगह अब डर ने ले ली थी। राहुल अब सिर्फ एक पति नहीं था, वो एक ऑब्जर्वर बन चुका था और एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा था, जिसका जवाब उसे मिला तो, लेकिन उसकी जिंदगी के बदले। 18 नवंबर 2025 की शाम, हर दिन की तरह आज भी उसने वही रूटीन फॉलो करते हुए खाना खाया, बच्चों को प्यार किया और राहुल घर से कहते हुए निकला था वो उसकी भांजी की शादी के लिए दहेज का सामान लेने जा रहा है। अपना ख्याल रखना और घर का दरवाजा ध्यान से लॉक कर लेना, कहते हुए घर से निकल जाता है। यह आखिरी दिन था जब राहुल को जिंदा देखा गया था, क्योंकि इसके बाद इस छोटे से परिवार की जिंदगी में एक बड़ा सा तूफान आने वाला था। रात हुई, लेकिन अक्सर होता यह था कि उसका खुद का बिजनेस था, तो उसे काम के सिलसिले में काफ़ी बार बाहर जाना पड़ता था, जिसके चलते वो लेट आता था तो किसी को शक भी नहीं हुआ अब राहुल नहीं आया। लेकिन जब अगला दिन भी ऐसे ही बीत गया, राहुल का ना कोई कॉल, ना मैसेज और ना ही कोई मूवमेंट नजर आई, ना अपने मोहल्ले में और ना ही अपने काम पर, तब बच्चों को ये बात खटकने लगी। परेशानियां बढ़नी शुरू हुई, फिर सवाल खड़े होने लगे। राहुल के गायब होने के बाद जो इकलौता कदम उठाया गया था वो बस एक मिसिंग रिपोर्ट थी। 24 नवंबर को जब रूबी थाने गई थी तो उसने रिपोर्ट में बस ये कहा था, अगर कहीं से कोई खबर मिले तो मुझे बता दीजिएगा, और वापस चली गई थी। और फिर 15 दिसंबर की उस सुबह जब नाले से मिली एक अधूरी लाश के लेफ्ट हैंड के ऊपरी हिस्से पर एक नाम जो लिखा मिला था, राहुल। बस यहीं से ये केस मिसिंग पर्सन का केस नहीं रहा। अब पुलिस को साफ दिखने लगा था कि जो हिस्सा मिला है वो उसी राहुल का हो सकता है जिसकी मिसिंग रिपोर्ट कुछ हफ्ते पहले उसकी पत्नी रूबी ने लिखवाई थी। इसके बाद पुलिस ने एक रिकॉर्ड निकालना शुरू किया, चंदोसी, चुन्नी मोहल्ला, और नाम भी वही था, राहुल। अब सवाल ये नहीं था कि बॉडी किसकी है, अब सवाल ये था कि इसे मारा किसने और क्यों। बिना देरी किए पुलिस ने राहुल की पत्नी रूबी को दोबारा थाने बुलाया। इस बार बातचीत पहले जैसी नॉर्मल नहीं थी, सवाल सीधे थे और जवाब बहुत जरूरी। जब पुलिस ने रूबी को नाम के टैटू के बारे में बताया तो उसने तुरंत इनकार कर दिया। उसका कहना था, मेरे पति के हाथ पर ऐसा कोई भी टैटू था ही नहीं। लेकिन यहीं से पुलिस का शक और भी गहरा हो गया, क्योंकि बातें जितनी साफ थी, बॉडी लैंग्वेज उतनी ही उलझी हुई थी। कभी जवान लड़खड़ा रही थी, कभी नजरें बच रही थी। सवाल जितने आसान थे, जवाब उतने ही ज़्यादा घूमते जा रहे थे। यही वो पल था जब पुलिस ने रूबी का मोबाइल चेक करने का सोचा। फ़ोन हाथ में लिया गया, गैलरी स्क्रॉल हुई और अचानक एक तस्वीर पर उंगली रुक गई। एक सेल्फी, रूबी और राहुल दोनों साथ, और राहुल ने जो टी शर्ट पहनी हुई थी वो वही टी शर्ट थी जो क्राइम सीन से बॉडी के साथ मिली थी। बस यहीं पर रूबी की पूरी कहानी बिखर गई। अब उसके पास कोई भरोसेमंद जवाब नहीं था। चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी और पुलिस भी समझ चुकी थी कि असली कहानी अब छुपी नहीं रहने वाली। इसके बाद पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाए रूबी के फ़ोन से। कई नंबरों पर बात हो रही थी, लेकिन एक नंबर ऐसा भी था जो सबसे अलग था। सिर्फ एक महीने में 1000 से ज़्यादा कॉल्स। उस व्यक्ति का नाम सामने आया, गौरव, और इस केस की जांच एक नए मोड़ पर पहुंच गई। 20 दिसंबर 2025 को इस कहानी ने वो शक्ल ली जिसके बाद कोई भी शक बाकी नहीं रह गया। पुलिस अब सीधे चुन्नी मोहल्ले में पहुंचती है। वही जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता था, वही दरवाज़ा, वही दीवारें और वही अजीब सी खामोशी। लेकिन इस बार पुलिस खाली हाथ लौटने वाली नहीं थी। रूबी को हिरासत में लिया गया और गौरव को भी पकड़ लिया गया। और इसके बाद जब घर की तलाशी शुरू हुई, जैसे ही पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई, कहानी का रुख बदलने लगा। बाहर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर कुछ और ही सच्चाई छुपी हुई थी। दीवारों पर हल्के निशान, फर्श पर गाढ़े धब्बे और कुछ ऐसे निशान जो हीटर पर भी दिखाई दे रहे थे।
ये सिर्फ दाग नहीं थे, ये एक अपराध की पूरी खामोश कहानी बता रहे थे। तलाशी आगे बढ़ती है और एक एक कर सबूत सामने आने लगते हैं। एक लोहे की रॉड मिली, एक हथौड़ी बरामद हुई और इस केस का सबसे अहम टेक्निकल प्रूफ, पुलिस ने एक ग्राइंडर मशीन भी बरामद की। जांच में सामने आया कि ये मशीन गौरव अपने इलाके के ही एक मिस्त्री से 200 रुपये में किराए पर लेकर आया था। उस वक्त सामने वाले को ये अंदाजा भी नहीं था कि इस मशीन का इस्तेमाल किस मकसद से किया जाएगा। फोरेंसिक रिपोर्ट ने सारी तस्वीर साफ कर दी। रोड, मशीन और बाकी मिले सामान पर लगे निशान ये साफ दिखा रहे थे कि मर्डर को अंजाम इसी घर में दिया गया है। अब इसमें कोई शक नहीं बचा था। इसी बीच जब कॉल डिटेल का एनालिसिस शुरू हुआ तो केस और तेजी से आगे बढ़ा। पुलिस ने देखा कि रूबी और गौरव के बीच सिर्फ कॉल ज़्यादा नहीं थी, उनकी टाइमिंग भी काफ़ी फिक्स थी। रात के लंबे कॉल, राहुल के बाहर रहने का समय और लोकेशन का ओवरलैप, हर डाटा एक ही कहानी की तरफ इशारा कर रहा था। पूछताछ के दौरान शुरुआत में गौरव बड़े कैजुअल जवाब देने लगा। कई बातों को हल्का दिखाया, कभी कहा कि पुलिस को गलतफहमी हो रही है, फिर कभी टाइमिंग गलत होती तो कभी लोकेशन। दूसरी तरफ रूबी से अलग कमरे में पूछताछ चल रही थी और दोनों की कहानियां एक दूसरे से मेल ही नहीं खा रही थी। यही वो पल था जब पुलिस ने दोनों को आमने सामने बैठाया और बस एक सवाल पूछा गया, सच क्या है? और यहीं पर दोनों टूट गए। सच धीरे धीरे सामने आने लगा। गौरव रूबी का पड़ोसी था और उसी मोहल्ले में रहता था। पहले पहचान, मैसेज और बातचीत, फिर धीरे धीरे कॉल्स और नज़दीकियाँ। जैसा हमने जाना, राहुल अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता था। इसी दौरान रूबी और गौरव की क्लोजनेस बढ़ती चली गई। आगे चलकर यही रिश्ता इस पूरे क्राइम की जड़ बना। जांच में एक नाबालिग बच्ची के बयान ने इस कहानी को और भी परेशान करने वाला बना दिया। उसने बताया कि घर में अक्सर कुछ लोग आया करते थे जिन्हें उनकी मम्मी मामा कहने को कहती थी। वो उन्हें चॉकलेट और खाना लाते और कहते कि बस कुछ ही दिन की बात है, आगे चलकर हम ही तुम्हारा ख्याल रखेंगे। बच्ची को इस सब के पीछे चल रही सच्चाई का कोई अंदाजा नहीं था। अब ये भी साफ हो चुका था कि रिश्तों के नाम पर कई बातें छुपाई जा रही थी। एक रिश्ते की दीवार खड़ी कर वो उसे भाई बताकर पीछे क्या काले कारनामे कर रही होती है। और शायद इसी की भनक राहुल को लग चुकी थी, पर कोई प्रूफ नहीं था। बट उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा है। और ये भी बात सामने आई है कि रूबी पहले भी क्राइम में इन्वॉल्व रह चुकी है। फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए ब्लैकमेलिंग का सिंडिकेट चलाती थी। लोगों को ब्लैकमेल करके उन्हें धमकाना और बाद में समझौता या शिकायत लेने के नाम पर लोगों से पैसे ठगने का काम करती थी। एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि रूबी के नाम पर पहले ही आसपास के थानों में 6 कंप्लेंट रजिस्टर हैं। बाकी के साथ भी उसके काफ़ी रिलेशनशिप रह चुके हैं। राहुल को भी इस रिश्ते की भनक लग चुकी थी, लेकिन उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। लेकिन शक गहरा हो चुका था। और फिर आई 17 नवंबर 2025 की बुरात। राहुल अपनी भांजी की शादी की तैयारी के लिए बाहर गया हुआ था, लेकिन अचानक घर लौट आया। वहीं उसने रूबी और गौरव को ऑब्जेक्शनेबल कंडीशन में देख लिया था। उसने वो सच्चाई देख ली थी, जिसके बाद बहस हुई, धमकियां दी गई और हालात बेकाबू हो गए। डर, गुस्सा और बदनामी के डर ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया, जिसके चलते गौरव ने राहुल के सर पर लोहे की राड से वार किया और रूबी ने मूसल से उस पर वार किया। इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे हालातों को हत्या में बदल दिया। बच्चों को कुछ भी पता नहीं चल सका, क्योंकि उस रात बच्चों को रूबी ने वहीं के गोदाम में सुला दिया था। और जैसे जैसे खुलासा होता है तब पता चलता है कि गौरव और रूबी ने कुछ ऐसा किया जिससे बच्चों को कुछ पता ही न चल सके। इसलिए बच्चों को हर रोज की ही तरह स्कूल भेज दिया और ये लोग बॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान कर रहे थे। जैसे ही बच्चों की छुट्टी का टाइम हुआ, गौरव रास्ते से ही बच्चों को अपने साथ लेता है और बताता है, तुम्हारी मम्मी बता रही थी आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है और खाना भी नहीं बना है, तो तुम्हें होटल से खिला देता हूँ और ट्यूशन को चले जाना। फिर ये वहीं से बच्चों को ट्यूशन भेज देता है। मार्केट से बैग्स और कुछ पॉलीथीन्स खरीदी जाती हैं। इस रात भी रूबी बच्चों को घर में घुसने नहीं देती और पड़ोस के गोदाम में ही सुला देती है। बच्चों को पिता की चिंता होती है, लेकिन उनको पता था कि उनके पापा शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, तो हो सकता है कि बुआ के घर ही चले गए हों। और राहुल का फ़ोन भी कुछ सही नहीं था, तो फ़ोन का बंद जाना उन्हें अजीब नहीं लगता है।
और सवालों के जवाब मन में ही मिलने लगते हैं। लेकिन सच्चाई आखिर कब तक छिपाई जा सकती थी। अब अगले दिन बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए ये लोग प्लानिंग बनाते हैं और भाड़े पर एक कार लेते हैं। रूबी बच्चों को बताती है कि उसे कुछ मूर्तियाँ जो खंडित हो गई हैं उन्हें गंगा में बहाकर आनी है और साथ में हम नहा भी आएंगे। फिर ये लोग चंदौसी से लगभग 65 किलोमीटर दूर राजघाट के लिए निकलते हैं। उन बच्चों को क्या पता था कि उसी कार की डिक्की में उनके पिता की बॉडी भी रखी गई है। फिर ये मौका देखते ही उसको नदी में बहा देते हैं। यहाँ पर पानी का फ्लो इतना ज़्यादा तेज होता है कि चीज़ें देखते ही आंखों से ओझल हो जाती हैं। वापस आकर स्कूटी की मदद से 800 मीटर दूर बॉडी के बाकी हिस्से को एक नाले में फेंक आते हैं। बहरहाल वो स्कूटी भी जब्त कर ली गई और कानून तक सच्चाई पहुंच ही गई। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है, सबसे ज़्यादा कसूरवार कौन था? वो बच्चे नहीं, पर असर किस पर पड़ेगा? पिता हमेशा के लिए चला गया, माँ जेल में ही रहेगी और बच्चे हैं, उनका तो बचपन एक झटके में ही छिन गया। अब उनका भविष्य कौन तय करेगा? इसका जवाब आज भी अधूरा है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अवेयरनेस फैलाइए और प्लीज़ इन चीज़ों से लोगों को निकालिए। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपना और परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।